नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार नागर मोशन फाउंडेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा चैप्टर है, बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है, बहुत मस्त चैप्टर है। चैप्टर का नाम आप देख ही रहे होंगे, ये सॉन्ग है, गाना है, और ये फिल्म के अंदर भी देशभक्ति जो फिल्में होती है उनमें भी इसको फरमाया जाता है। कर चले हम फिदा, कैफ़ी आज़मी के द्वारा इसको लिखा गया है। कर चले हम फिदा, इसके राइटर हैं कैफ़ी आज़मी। ज़बरदस्त सॉन्ग है, मतलब जोश भर देता है। और जो ये पोएम लिखी गई है ये भी बहुत ख़तरनाक पोएम है। मतलब इस पोएम को पढ़ने के बाद में, इस पोएम को एक बार जब इस पोएम को स्टूडेंट भी पढ़ लेता है उसके बाद में उसमें भी उत्साह और जोश भर जाता है। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आज हम उसी जोश और उत्साह के साथ इस पोएम को यहाँ पर पढ़ेंगे। बहुत ख़तरनाक पोएम है। आपको अगर थोड़ा सा भी ऐसा लगता है, नर्वस सा अगर ऐसा लगता है, तो इस पोएम को पढ़ लेना अर्थ के साथ, सुन लेना अर्थ के साथ। उसके बाद में तो आप जोश से क्या हो जाओगे, भर जाओगे। इस पोएम के अंदर से आपके हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि कोई पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो मतलब कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, हमें इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ पर सारे ही तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर डाले हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे वो पैराग्राफ के बेस पे हो, चाहे वो मीनिंग्स के बेस पे हो, सब कुछ हमने यहाँ पर समाहित किया है। कैसे भी क्वेश्चन को पूछे, हमें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो चलते हैं कैफ़ी आज़मी के कर चले हम फिदा, जाने तन साथियों, हे वतन साथियों, जाने तन साथियों। ये इस तरह का जो गाना है बहुत अच्छा गाना है, जोश और जोशीला भरा गाना है। आज हम इस गाने को हम थोड़ा सा अपने मन के अनुसार पढ़ेंगे, तन के अनुसार समझेंगे। देखिए, आप जो है, आपको तो वही काम करना है जो मैंने बोला है कि पेन और नोटबुक को साथ में लेके आपको ज़रूर बैठना है। जहाँ जहाँ भी इम्पोर्टेंट बात आपको बताई जाए उसे नोट करना है, और जब भी इम्पोर्टेंट बात को कहा जाता है कि यह है तो 100% उसे ज़रूर नोट करें। क्योंकि जब बाद में हम लोग रिवाइज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे हमें बेनिफिट होता है कि वो स्पीड के साथ हमें प्रैक्टिस में सहयोग देती है, फ़ायदा देती है। तो वहाँ पर ये चीज़ आपको बहुत अच्छी काम आने वाली है। तो आप लोग पेन और नोटबुक साथ में ज़रूर लेके बैठें और ये काम ज़रूर करें कि जो भी मोस्ट आपको बताया जाए, इम्पोर्टेंट आपको बताया जाए, उसे वहाँ पर ज़रूर नोट करें। तो सबसे पहले कैफ़ी आज़मी जो राइटर हैं, इनका परिचय हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इनके जो कैफ़ी आज़मी जो इसके कवि हैं, इनका परिचय हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में फिर इस पोएम के परिचय से हम लोग परिचित होंगे। तो ठीक है, देखते हैं कैफ़ी आज़मी के बारे में क्या रहे हैं इनके सारे चीज़ें, क्या क्या इन्होंने लिखा है, कब इनका जन्म हुआ है, वो हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं। ये पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी, और ये है हमारे कैफ़ी आज़मी। बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये मरते नहीं हैं, कभी कभी मरता नहीं है, ठीक है। कभी हमेशा दिलों में और दिमाग में, हमेशा कविताओं में समाहित रहता है। तो इनका जो जीवन परिचय है, कैफ़ी आज़मी का जो है मूल नाम क्या है, इनका जो मूल नाम है अतर हुसैन रिजवी। याद रखना भाई, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि कैफ़ी आज़मी का मूल नाम क्या है, तो याद होना चाहिए अतहर हुसैन रिजवी। ये उर्दू का शब्द है रिजवी, क्योंकि बिंदी यहाँ नुक्ता जो लगा होता है ना, ये उर्दू वाले शब्द हो जाते हैं, ठीक है। उनका जो जन्म है 19 जनवरी 1919 को हुआ था। देखो 19, ठीक है ना, ये फरवरी जनवरी वाली बात है, यानी कि 1990। जबरदस्त संयोग है। 19 जनवरी को 1919 में इनका जन्म हुआ। खतरनाक संयोग है भाई, ठीक है। इनका मूल नाम था अतहर हुसैन रिजवी। क्या नाम था इनका? रिजवी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मजमाम गांव में इनका जन्म हुआ था। गांव का नाम क्या था? आजमगढ़ जिला था, और मजमाम इनका गांव का नाम था, ठीक है। उनका परिवार कलाकारों का परिवार था। इनके परिवार में हर
एक से बढ़कर एक कलाकार थे, चाहे वो कविता लिखने में हो, चाहे निबंध लिखने में हो, चाहे और अन्य कविताएं लिखने में हो, कोई शेर और शायरी बनाने में हो, गाने में हो। मतलब इनके परिवार के अंदर ये मान के चले कलाओं की कोई कमी नहीं थी। हर कोई व्यक्ति कला से परिपूर्ण था, कला से भरिपूर्ण था। ठीक है। उनके तीनों बड़े भाई शानदार शायर, उनकी पत्नी शौकत आजमी, इनकी पत्नी का नाम था शौकत आजमी और बेटी थी इनकी शबाना आजमी, प्रसिद्ध अभिनेत्रियां रही हैं। कैफी शबाना आजमी का तो आपने नाम भी सुना है, शबाना आजमी तो अभी भी हैं, बहुत अच्छी प्रसिद्ध अभिनेत्रियां हैं। कैफी आजमी मुशायरों और मंचों के मशहूर कलाकार रहे हैं। अदबी संसार से वाही लूटने के बाद उन्हें फिल्मों के लिए लिखने का अवसर मिला। इन्होंने फिल्मों के लिए बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। ठीक है। उन्होंने फिल्मों में सैकड़ों श्रेष्ठ गीत लिखे हैं और 10 मई 2002 का ये परलोक को चले जाते हैं, अर्थात इनकी मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु होती है इनकी? 10 मई 2002 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इनकी जो रचनाएं रही हैं, कैफी आजमी के 5 कविता संग्रह रहे हैं। कौन कौन से हैं? झंकार, आखिर ये सब, आवारा, सजदे, सरमाया, मेरी आवाज़ सुनो, ये सारे के सारे जो है फिल्मी गीतों में भी इनके शेर और शायरी, सारे गीत सब कुछ फिल्मों के अंदर भी लिए गए हैं। बहुत बढ़िया राइटर हैं, बहुत बढ़िया कवि हैं, बहुत बढ़िया शायर रहे हैं, ज़बरदस्त हैं। मतलब इनके गीत जो है आज भी दुनिया को संजोए हुए हैं, आज भी दुनिया को जोश से भर देते हैं, आज भी दुनिया को उत्साहित कर देते हैं। चलिए देखिए इसके आगे। कैफी आजमी के कविता संग्रह आपको याद करने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनमें से कुछ पूछा जाता नहीं है। ठीक है। आप इतना सा याद रख लीजिए बस, इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु भी इनकी कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा याद रखें कि इनका जो बैकग्राउंड रहा है वो कैसा रहा है। बस शेर और शायरी, कविता आदि ये लिखा करते थे, इतना सा आपको याद करना है, बाकी कुछ भी इसमें से ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इनकी जो काव्यगत जो रचनाएं हैं, मंच और फिल्मों से जुड़ने के कारण कैफी आजमी ने लोक मन को गुदगुदाने, चेताने और प्रेरित करने वाले गीत लिखे हैं। उन्होंने समय के अनुसार कभी देशभक्तिपूर्ण गीत लिखे, उन्होंने समय के अनुसार बहुत सारे देशभक्ति गीत भी इन्होंने लिखे हैं। मानवता से परिपूर्ण गीत थे। उन्होंने कभी पाकिस्तान को चुनौती देते हुए युद्ध का जवाब भी प्रति युद्ध से देने के भाव भी इन्होंने व्यक्त किए हैं। मोहब्बत और भाईचारे के गीत भी इनके द्वारा लिखे गए हैं। कर चले हम फिदा इनका प्रसिद्ध फिल्मी गीत रहा है। कर चले हम फिदा इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध और फिल्मी गीत रहा है, जो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और ये हमें बहुत सारी देश के लिए बलिदान देने की क्या देता है? प्रेरणा देता है। बहुत बढ़िया गीत है, बहुत अच्छा गीत है। आगे बात समझ में? चलिए देखिए। इसकी जो भाषा शैली है, कैफी आजमी की कविता में उर्दू शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। देखो वैसे भी ये उर्दू बहुत ज़्यादा कुछ जानते थे, तो इन्होंने अधिकतर उर्दू शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया है। ठीक है। उनकी उर्दू हिंदी की प्रकृति में ढली हुई है, वे सरल उर्दू का प्रयोग करते हैं। और कर चले हम फिदा में उन्होंने रावण, राम, लक्ष्मण, सीता आदि पौराणिक प्रतीकों का प्रयोग करके उसे जन मन के अधिक निकट कर दिया है। मतलब इस कविता के अंदर इन्होंने जो है ना, मतलब अधिकतर हिंदू देवताओं के, अधिकतर हिंदू भगवान के इनका नाम लिया है इसके अंदर। मतलब ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने यहाँ पर समाहित किया है, बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने यहाँ पर रखा है। चले देखते हैं आगे। यह है कर चले हम फिदा, हकीकत फिल्म। क्या? हकीकत फिल्म का मशहूर गीत है। एक फिल्म थी हकीकत, इसका मशहूर गीत है कौन? कर चले हम फिदा। इसमें सैनिकों के बलिदान की यहाँ पर गौरव गाथा का वर्णन किया गया है। किस तरह से एक सैनिक जो है अपने बलिदान दे देता है, सब कुछ समर्पित कर देता है अपनी मातृभूमि के लिए, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ठीक है। कविता का सार हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्या है? सैनिक अपने अन्य साथी मित्रों को संबोधित करके वो कहता है, साथियों हम तो अपने देश पर कुर्बान हो गए हैं। एक सैनिक जो है अपने साथियों से कहता है कि हे साथियों, हम तो अपने देश पर कुर्बान हो गए हैं, अब इस देश की रक्षा का दायित्व अब क्या है? तुम्हारा है। हम तो अपने देश के ऊपर कुर्बान हो गए हैं, अब हम तो इस देश के लिए शहीद हो रहे हैं, अब पूरे देश की रक्षा का जो दायित्व है हम तुम्हारे ऊपर छोड़ करके जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर बात हमें समझाने की कोशिश
की गई है। हमने अंतिम सांस तक हिमालय का कभी सिर को झुकने नहीं दिया है। अंतिम सांस तक हम लड़े हैं दुश्मन से, और कभी जो हमारे इस भारत देश का जो सिर है, इस भारत देश का जो मुकुट है हिमालय, उसे कभी हमने झुकने नहीं दिया है। जिस तरह से एक बेटा अपने पिता के सिर को कभी किसी के सामने झुकने नहीं देता है, उसी तरह से हमने इस धरती माता के उस मुकुट को जो हिमालय जो रूपी मुकुट है, उसको हमने कभी भी झुकने नहीं दिया है। ऐसा इस कविता के माध्यम से वो एक सैनिक दूसरे सैनिक को बताता है। मरते मरते भी हम वीरता दिखाते रहे, मरते मरते भी हम लड़ते रहे, हमने जान की परवाह नहीं की। साथियों, देश के लिए बलिदान होने का अवसर रोज रोज नहीं आता है। एक सैनिक दूसरे सैनिक से कहता है कि हे साथियों, अपने देश के लिए मर मिटना, अपने देश के लिए शहीद होना, अपने देश के लिए बलिदान होना, ये कभी भी, ये हमेशा नहीं आता है। ये कभी कभी मौका मिलता है, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका, जो चांस है, वो कभी कभी मिलता है। तुम्हारा सौभाग्य है ये कि आज देश की धरती तुम्हें क्या कर रही है, दुल्हन बनी हुई है। तुम्हें इसके सौंदर्य और प्रेम की रक्षा करनी चाहिए, इसके सुंदरता की और इसके प्रेम की रक्षा तुम्हें करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। शत्रुओं का लहू बहाना, कुर्बानियों की जो राह हमने बनाई है, वो आगे भी बनी रहे, इसके लिए तुम स्वयं को तैयार रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ऐसा ही करना है। ठीक है, अपने देश को बचाना है, अपने देश के लिए कुर्बान होना है, अपने देश के लिए कार्य करना है, जीवन में कभी भी पीछे नहीं हटना है। ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। चले आगे देखते हैं। बलिदानियों के जत्थे पर जत्थे भेजते रहना, आज आर पार की लड़ाई का समय है, जिंदगी मौत से गले मिलने जा रही हैं, ऐसे अवसर पर तुम बलिदान देने को तैयार रहना। साथियों, तुम अपने खून से धरती पर लकीर खींच कर दो कि लकीर पार कोई भी रावण नहीं आस पाएगा। यदि कोई हाथ तुम्हारे विरुद्ध उठे तो तुम उसे काट डालना, किंतु सीता का दामन मेला न होने देना। मतलब कितनी जबरदस्त बातें कही हैं कैफी आजमी के द्वारा, मजा आ गया। तुम ही देश रूपी सीता के लिए राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, अब यह देश तुम्हारे हवाले हैं और इसकी रक्षा तुम्हें हे साथियों अब करनी है। हम तो इस देश से विदा होते हैं और इस देश से चलते हैं। बहुत कुछ इन्होंने कहा है। ये यहाँ पर कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, बहुत ज़बरदस्त लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, सांस थमती गई नब्ज जमती गई, सांस थमती गई और नब्ज क्या हो रही है, जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। फिर भी हमने जो काम हमें करना था उसे कभी हमने रुकने नहीं दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, अरे इस देश को बचाने के लिए अगर सर भी हमारे कट जाएं तो भी हमें कोई दुख नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा। सर हिमालय का हमने कभी झुकने नहीं दिया और मेरे भारत माता का जो मुकुट रूपी, जो हिमालय रूपी जो मुकुट है, उसे कभी हम झुकने नहीं देंगे। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पर बताया गया है कि मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो बांकपन का मतलब होता है जवानी, याद रखना भाई। बांकपन का मतलब जवानी का जोश है, जो रक्षा की भावना है, वो कभी भी नहीं रहनी चाहिए। बहुत तगड़ा यहाँ पर बताया गया है, मतलब एक एक शब्द समझने लायक है भाई। मतलब क्या बोलें आपसे, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, एक एक लाइन जो है ना जबरदस्त लिखी हुई है भाई। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जैसा लिखा हुआ है वैसा अर्थ निकल रहा है इसका, ठीक है। सांस थमती गई नब्ज जमती गई, सांस थमती गई नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को हमने रुकने नहीं दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने झुकने नहीं दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, बांकपन का मतलब क्या हो जाएगा, जवानी, उसका कभी हमें गम नहीं रहा। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बहुत बढ़िया लिखा है, मज़ा आ गया भाई इसमें। तुम मतलब आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ोगे तो। बलिदानी सैनिक कहता है, हे मेरे फौजी साथियों, मैं और मेरे अन्य सैनिक साथी अपने देश की सुरक्षा के लिए अपना शरीर और प्राण जो है क्या कर रहे हैं, न्योछावर करके इस दुनिया से जा रहे हैं। अब ये देश तुम्हारे हवाले हैं।
तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। यद्यपि देश के लिए लड़ते लड़ते हमारी सांस रुकने लगी है, नसें ठंडी हो गई हैं जमने के कारण, फिर भी हम बर्फ से ढकी सीमाओं पर आगे ही आगे बढ़ते चले गए हैं। देश की सुरक्षा करते हुए हमारे सिर कट भी गए तो हमें इसका कोई गम, कोई दुख नहीं है। हमें प्रसन्नता है कि हमने जीते जी हिमालय का कभी सिर झुकने नहीं दिया है। मरते समय भी हमने मन में बलिदान और संघर्ष का जोश बना रहा है। अब हम बलिदान होकर दुनिया से जा रहे हैं, अतः अब देश की बागडोर तुम्हारे हाथ में सौंप करके हम जा रहे हैं। ऐसा यहाँ पर कहता है। एक सैनिक दूसरे सैनिक से अपने देश की रक्षा के लिए सारी बातें वो यहाँ पर करता है। जैसा लिखा हुआ वैसा ही मीनिंग है, इसमें कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं इसके प्रश्न नंबर 1 जो है, क्या कहता है प्रश्न। कर चले हम फिदा, भारत के नेता, स्वतंत्रता सेनानी, बलिदानी वीर और शत्रु। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बलिदानी वीर के लिए कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बलिदानी वीरों ने अपनी जान किस लिए न्यौछावर कर दी थी। किस लिए न्यौछावर करी, धर्म के लिए, जाति के लिए, देश स्वदेश के लिए और मान सम्मान के लिए। स्वदेश के लिए उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, नब्ज जमने का क्या कारण रहा होगा। क्या कारण रहा होगा, खून का रुकना, नस का कटना, ठंडे के कारण खून का जमना, खून का तेज होना। क्या कारण रहा है, ठंड के कारण खून का जमना, नब्ज जमने का मतलब ये कारण यहाँ रहा होगा। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, सर कटने पर भी सैनिक को गम क्यों नहीं है। क्यों गम नहीं है, देखें यहाँ पर, उसने अपना मान बचा लिया, उसने हिमालय की रक्षा कर ली है। उसने क्या कर ली है, उसने हिमालय की रक्षा कर ली है। अब सर भी कट गए तो भी। इसके बाद में देखते हैं हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, बाघपन का मतलब क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। स्वाभिमान, संघर्ष, शक्ति, स्वाभिमान, सौंदर्य। क्या होता है बाघपन, स्वाभिमान होता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा आंसर है, कोई दिक्कत आपको यहाँ नहीं आनी चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसने दिए हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन रखे। ठीक है, आप लोगों के पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। अगला पैराग्राफ यहाँ पर आता है, जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, जान देने की रुत रोज आती नहीं है। जान देने की रुत रोज आती नहीं है। उष्ण और इश्क दोनों को रुसवा करें, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत ज़बरदस्त लिखा है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, अरे बहुत टाइम मिलेगा जिंदा रहने के लिए, बहुत समय मिलेगा काम करने के लिए, लेकिन जान देने की रुत रोज नहीं आती है। अपने देश के लिए बलिदान होने का समय रोज रोज बार बार नहीं आता है। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं है। अरे ये जवानी भी किस काम की जो अपने देश के लिए प्राणों को नहीं त्याग सकती। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये जो आज धरती है दुल्हन की तरह सजी हुई है, और अब हम इस धरती के ऊपर न्यौछावर होते हैं और हम प्रस्थान करते हैं, यहाँ से चलते हैं और तुम्हारे हवाले इस वतन को सौंप करके अब जाते हैं। इसकी लाज, इसका सम्मान, इसका गौरव तुम्हें बचाना होगा। ऐसा एक सैनिक दूसरे सैनिक से ऐसा कहता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया पोएम है, आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जिंदा मतलब जीवित, मौसम में यहाँ अवसर, रुत में मौसम, और हुस्न का मतलब होता है सुंदरता, और इश्क का मतलब होता है प्रेम, और रुसवा मतलब बदनाम, खून में मतलब खून, रुसवा, रुसवा मतलब बदनाम। ठीक है, ये मीनिंग भी आपको यहाँ पर दे दिए, कोई टेंशन नहीं है, हर चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है। समझने के लिए सारी बातें यहाँ पर समाहित की गई है, कहीं से कहीं कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं आएगी। देखिए व्याख्या भी बहुत बढ़िया यहाँ पर लिखी हुई है। बलिदानी सैनिक अपने अन्य सैनिक साथियों से क्या कहता है। हे मेरे सैनिक साथियों, जिंदगी जीने के तो अवसर बहुत मिलेंगे, जिंदगी जीने के तो अवसर बहुत मिलेंगे, परंतु देश के लिए बलिदान होने का पवित्र अवसर, देश के लिए बलिदान होने के लिए जो पवित्र अवसर है वो कभी कभी आता है। आज तुम्हारे लिए बलिदान का ये पुण्य अवसर है। इस समय जो सैनिक अपने शत्रु से लड़ता हुआ, इस समय जो सैनिक अपने शत्रु से लड़ता हुआ खून से लथपथ नहीं होगा, वो अपनी धरती और सौंदर्य और प्रेम को बदनाम करेगा। ऐसा एक सैनिक दूसरे सैनिक से कहता है। ऐसे सैनिक का देश प्रेम व्यर्थ है। आज तो देश की धरती तुम्हारे लिए क्या हो रही है, दुल्हन बनी हुई है। तुम्हें इसकी लाज, इसकी रक्षा करनी चाहिए।
अब यह देश तुम्हारे हवाले हैं, इसकी रक्षा के लिए बलिदान पर मार्ग पर तुम्हें चलना चाहिए। ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। बहुत बढ़िया। देखें अब इसमें एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर करते हैं। जान देने की रुत का क्या तात्पर्य है? जान देश के लिए मरने का अवसर, सत्य के लिए, तो ये आ जाएगा। आसान है, बहुत आसान। देखें फिर दूसरा क्वेश्चन, यहाँ किसके उष्ण और इश्क की बात की जा रही है? किसके हुस्न और इश्क की बात की जा रही है? ये तो हो नहीं सकता ना भैया, मातृभूमि की बात की जा रही है। अगला प्रश्न देखिए, हुस्न और इश्क को कौन बदनाम करेगा? कौन बदनाम करेगा? जो झूठे प्रेमी होते हैं, धोखेबाज होते हैं, जो बलिदान देने से डरते हैं। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, जवानी के खून में नहाने का आशय क्या है? जवानी का खून में नहाना, खून में नहाना, इसका मतलब क्या है? देखिए, जवानी का लहूलुहान होना, जवानी का जुझारू, जवानी का बलिदान है तो क्या हो जाना? तैयार रहना। जवानी किस काम की अगर वो बलिदान होने के लिए तैयार नहीं है तो ये ऑप्शन इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। अगला ऑप्शन, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों में कविता, ये कविता हमें क्या प्रेरणा देती है? ये लाइन हमें क्या प्रेरणा देती हैं? आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है? देखते हैं। धरती का भोग करो, धरती की सुंदरता नहीं, धरती की मान मर्यादा के लिए मर मिटी, मातृभूमि का श्रृंगार, मातृभूमि का श्रृंगार, धरती की मान मर्यादा के लिए मर मिटी, अर्थात ये सारी बातें यहाँ पर हमें कर लेनी है। अगला देखिए, अगला पैराग्राफ है, रहा कुर्बानियों की न वीरान हो, रहा कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। रहा कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते रहना नए काफिले। पतह का जश्न इश्क जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। एक बार इसका जो है पैराग्राफ का आप पहले यहाँ पर देखिए, उसके बाद में पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आता है। रहा मैंने रास्ता, कुर्बानी का मतलब होता है बलिदान, वीरान का मतलब सुनी, और काफिले मतलब ये। इसके बाद में लिखा हुआ है जश्न, जश्न का मतलब होता है खुशी मनाना, मौत से गले मिलना, मौत निमंत्रण, सर से कफन बांधना, मृत्यु और बलिदान। मतलब बहुत आसान है, बहुत बढ़िया है। चलिए देखिए अगला, इसमें व्याख्या क्या करी गई है? बलिदानी सैनिक आज अन्य सैनिक साथियों से कहता है, मेरे सैनिक साथियों, हमने देश के लिए जो बलिदान दिए हैं, हमने देश के लिए जो बलिदान दिए हैं, उसकी राह कभी सूनी नहीं होनी चाहिए। हमने देश के लिए जो कार्य किया है वो कभी सुना नहीं जाना चाहिए, उसका नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, नकारात्मक प्रभाव उसका नहीं होना चाहिए। ऐसा वो सैनिक बलिदानी सैनिक कहता है। देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों के नए नए झुंड तैयार होते रहने चाहिए। सैनिकों की कमी कभी भी नहीं होनी चाहिए। वे बलिदान के लिए सहर्ष आगे आते रहने चाहिए। इस देश के लिए जीने के लिए, मरने के लिए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। एक बार हमने अगर ये संघर्ष और बलिदान का उत्सव मना लिया तो फिर अगला उत्सव विजय का ही होगा। एक बार अगर हमने संघर्ष और बलिदान का उत्सव और ये जो त्योहार है इसको मना लिया तो फिर अगला उत्सव तो हमारा किसका होगा? विजय का उत्सव होगा। इसका मतलब है कि बलिदान के पथ पर हमें विजय अवश्य प्राप्त हो जाएगी, कभी भी ऐसा नहीं हो। देखो आज जिंदगी खुद आगे बढ़कर मौत को क्या हो रही है? गले लगा रही है। इसका मतलब यह है कि संघर्षशील नवयुवक उत्साहपूर्वक बलिदान देने को क्या है? तैयार हैं। मेरे साथियों, देश के लिए मर मिटने का अवसर आया है, तुम मरने के लिए क्या हो जाओ? तैयार हो जाओ। हम तो बलिदान करके दुनिया से जा रहे हैं, अब ये देश तुम्हारे क्या है? सहारे छोड़ करके जा रहे हैं। इसे शत्रुओं से क्या है? तुम्हें बचा करके रखना है। शत्रुओं को कभी भी इस देश को शत्रुओं के हवाले नहीं करना है, ऐसा इस पैराग्राफ में बताया गया है। चले इस पैराग्राफ से कौन से क्वेश्चन बनते हैं? रहा कुर्बानियों के न वीरान हो, रहा कुर्बानियों के न, तुम कुर्बानी देकर वीरान मत हो, बलिदान देकर उजड़ो मत। कुर्बानी देने वालों की कभी कमी नहीं होनी चाहिए, यह है, कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए। देश के लिए मर मिटने वालों की कभी कमी नहीं आनी चाहिए। यहां पर यह बहुत बढ़िया लाइन इसमें देखिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तुम सजाते ही रहना नए काफिले,
तुम सजाते ही रहना नए काफिले, तुम खूब सैर सपाटा करना, तुम संघर्ष के लिए तैयार रहना, तुम मरने के लिए तैयार रहना, तुम सभी देश हित बलिदान के लिए तैयार रहना। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तुम हमेशा देश हित के लिए मर मटने के लिए हमेशा तुम्हें क्या रहना है, तैयार रहना है। बहुत बढ़िया यहाँ पर बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, फतह का जश्न, अरे तुम जब जीत गए तो वो जश्न, वो त्योहार तुम्हारे अपने आप आ जाएंगे। देखिए जीत का उत्सव है, संघर्ष की भावना, बलिदान की जीत का उत्सव, फतह का जश्न, जीत का क्या हो जाएगा, उत्सव तुम अपने आप मनाओगे। जिंदगी मौत से मिल रही है, जिंदगी क्या हो रही है, मौत से मिल रही है। कैसे? देखिए जिंदगी की मौत आ गई, जिंदगी मर रही है, जिंदा दिल लोग मर रहे हैं, जिंदा दिल लोग बलिदान के लिए क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। कितने अच्छे ऑप्शन है यार। मतलब ये मान के चलिए कि इन ऑप्शन में से आंसर निकालना कोई कठिन काम नहीं है, आसानी से इन ऑप्शन में से आंसर निकाले जा सकते हैं। बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बहुत अच्छे ऑप्शन है। तो जिंदा दिल लोग हमेशा बलिदान के लिए क्या है, तैयार हैं। अगला प्रश्न आता है, कवि सिर पर कफन बांधने के लिए क्यों कह रहा है? क्यों कह रहा है कवि सिर पर कफन बांधने के लिए? देखिए मौत आने वाली है, भूकंप आने वाला है, देश हित बलिदान करने का समय आने वाला है। देश हित के लिए बलिदान करने का जो समय है वो आने वाला है। देश हित के लिए मर मिटने का समय क्या है, आने वाला है। ऐसा इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला पैराग्राफ है, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, खींच दो अपने खून से, खून मतलब खून से जमीन पर लकीर, फिर इस तरफ आने पाए न रावण कोई। रावण का मतलब यहाँ पर किसके लिए आया है, दुश्मन के लिए आया है। किसके लिए आया, दुश्मन के लिए आया, यानी कि कोई रावण रूपी दुश्मन अपने देश में नहीं आना चाहिए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, किसकी तरफ, अपने देश की तरफ, अपनी इस भारत माता की तरफ। छू न पाए सीता का दामन कोई, इस भारत रूपी सीता का कोई दामन नहीं छूना चाहिए, ऐसा बताया गया है। राम भी तुम हो, तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो साथियों, अब तुम्हारे हवाले हे वतन साथियों। कितना बढ़िया बताया है, क्या बोले हैं भाई, जबरदस्त बताया है। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने न पाए कोई रावण, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे तो, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम हो, तुम ही लक्ष्मण हो साथियों, अब तुम्हारे हवाले हे वतन साथियों। जबरदस्त बात कही गई है। मतलब एक एक पॉइंट, एक एक बात जो है यहाँ पर क्लियर है। जैसा लिखा हुआ है वैसा ही मीनिंग है, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता इसमें नहीं है। समझ गए होंगे। तो ये सारी बातें जैसे लिखी हुई है वैसे ही याद करनी है। बहुत बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, अपने खून से खींच दो, इस तरफ आने न पाए कोई रावण, कोई दुश्मन यहाँ नहीं आना चाहिए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, इसके खिलाफ, धरती माता के खिलाफ, भारत के खिलाफ कोई हाथ उठे गलत, तोड़ दो उसको। छू न पाए सीता का दामन, भारत माता रूपी सीता का दामन कोई स्पर्श भी नहीं कर पाए, तुम ही राम हो, तुम ही साथियों लक्ष्मण हो। बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है। ठीक है, तो ये सारे का सारा जो पैराग्राफ है ना, वो राम लक्ष्मण सीता सब कुछ इन्होंने ले लिया है। एक मुस्लिम होते हुए भी इस महान कवि के द्वारा कुछ नहीं सोच करके भारत देश के लिए सोचा गया। बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने यहाँ पर कार्य किया है। और ये मान के चलिए इन्होंने कोई धर्म, कोई भेद, कोई इसमें कुछ नहीं किया इनके द्वारा। ऐसे महान कवियों को हमेशा भारत देश अपनी यादों में सजो के रखता है, हमेशा इनको नमन करता है ये भारत देश। ठीक है, तो बहुत बढ़िया यहाँ पर लिखा गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न कौन कौन से हैं। पहले इसकी व्याख्या देख लीजिए आप। जमी मतलब धरती, लकीर मतलब रेखा, रावण तो रावण ही होता है, हाथ उठना मतलब आक्रमण होना, दामन का मतलब आंचल। ठीक है, पहले व्याख्या समझ लीजिए। देश के लिए बलिदान करने वाला सैनिक अन्य जीवित साथियों से कहता है। सारी जगह पर यही बात हमने पढ़ी है कि देश के लिए मर मटने वाला जो सैनिक है अपने अन्य साथियों से क्या कहता है, ये बात यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। मेरे सैनिक मित्रों, मेरे सैनिक मित्रों,
तुम अपने खून से धरती पर एक रेखा खींच दो। अपने खून से धरती पर क्या खींच दो? एक रेखा खींच दो। इसका मतलब यह है कि तुम अपने बलिदान से शत्रुओं को सीमा के बाहर ही क्या कर दो? रोक दो। अपने बलिदान से उस शत्रु को वहीं रोक दो। हमारी सीमा के अंदर फिर से कोई रावण न घुस आए। हमारी सीमा के अंदर कोई भी शत्रु या रावण जो है कभी भी नहीं आना चाहिए। फिर से कोई अत्याचारी नहीं आना चाहिए। आक्रमणकारी हमारे देश में नहीं घुसना चाहिए। अगर किसी आक्रमणकारी का हाथ हम पर प्रहार करता है, किसी हत्याचारी का हाथ हम पर प्रहार करता है, कोई हत्याचारी रावण हमारे देश में अंदर आ जाता है, तो मेरे साथियों, हे मेरे मित्रों, तुम्हें कभी नहीं डरना चाहिए और तुम्हें सावधान होकर के, डट करके उनका मुकाबला करना चाहिए। कभी घबराना नहीं चाहिए। कोई शत्रु सीता के दामन पर हाथ न लगा पाए, ऐसा मनोबल तुम्हारे अंदर तुम्हें रखना है। तुम ही राम हो और तुम ही क्या हो? लक्ष्मण हो। स्वयं को पहचानो। तुम ही भारत माता के रक्षक हो, तुम ही भारत माता के रखवाले हो। अब हम ये देश तुम्हारे हवाले छोड़ करके जा रहे हैं। साथियों, कभी भी इस देश को आंच मत आने देना, कभी भी इस देश को नुकसान मत पहुंचा देना। दुनिया से जा रहे हैं, इस देश की तुम्हें रक्षा करनी है, इस देश के लिए तुम्हें बलिदान हो जाना है, लेकिन इस भारत माता के दामन को कोई हाथ दुराचारी रावण कभी अथवा वो दुश्मन कभी नहीं लगा पाए। ऐसा तुम्हें मनोबल और उत्साह और जोश रखना है। बहुत बढ़िया तरीके से कैफी आज़मी ने इस संगीत को, इस गाने को सजाया है, इस कविता को सजाया है। देखें यहाँ पर क्वेश्चन, खून से जमीन पर लकीर खींचने का मतलब क्या है? क्या है भैया? खून बिखरना, शत्रुओं का खून करना, अपने खून से रेखा खींचना, अपने बलिदान से सीमा की रक्षा करना, अपने बलिदान से सीमा की रक्षा करना, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर है, रावण किसे कहा गया है? रावण किसे कहा गया है? भारत को, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को और चीन को। हमारे लिए तो रावण एक ही है, पाकिस्तान। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाथ उठने का मतलब क्या है? हाथ उठने, विपत्ति आना, आक्रमण होना, संघर्ष होना और मित्रता होना। विपत्ति आना, हाथ उठना मतलब आक्रमण होना। हाथ उठ गया, इसका मतलब आक्रमण हो गया। अगला प्रश्न क्या कहता है, छू न पाए सीता का दामन कोई सीता का दामन यहाँ पर छू नहीं पाए। इस धरती माता के दामन को कोई, इसकी धरती माता के आंचल को कोई हाथ नहीं लगा पाए। क्या बताया गया? इसका अर्थ क्या है? सीता का अपमान न हो, मर्यादा पर आंच ना है, भारत माता का अपमान न हो। इस भारत माता का क्या नहीं हो? अपमान नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, राम लक्ष्मण यहाँ किसके प्रतीक हैं? राम लक्ष्मण यहाँ पर किसके प्रतीक है? देखिए ऑप्शन के अनुसार, रिश्तेदारों के हो नहीं सकते, मर्यादा रक्षकों के, संस्कृति के, हिंदू धर्म मर्यादा रक्षकों के प्रतीक है। ऑप्शन से क्वेश्चन जो है आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर हमें नहीं आती है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं, एक भी क्वेश्चन आपका पैराग्राफ के अनुसार हमने यहाँ पर नहीं छोड़ा है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे जो प्रश्न है सब्जेक्टिव वाले प्रश्न, उन प्रश्नों को हम यहाँ पर करने वाले हैं। ये प्रश्न क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं और शायद इन प्रश्नों से बाहर मेरे हिसाब से एक भी नहीं जाएगा। आपको इस चीज़ की तो टेंशन निकाल ही देनी है। ठीक है, देखो, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक माना गया है? इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक माना गया है? इस पंक्ति में हिमालय शब्द भारत माता की, भारत की आन बान शान का प्रतीक माना गया है। क्वेश्चन का आंसर यहीं पर हो जाता है। जो हिमालय है वो भारत की आन बान और शान का क्या माना गया है? प्रतीक माना जाता है। चीन ने भारत की आन बान शान को चुनौती देते हुए हिमालय पर्वत की ओर आक्रमण किया था। एक प्रकार से वह भारत के स्वाभिमान की क्या थी? चुनौती थी। तो हिमालय को हम कभी झुकने नहीं देंगे, क्योंकि हिमालय हमारे उस भारत माँ का क्या है? एक मुकुट है। तो ये बात हमेशा हम याद रखेंगे, हिमालय को कभी हम झुकने नहीं देंगे। यहाँ हिमालय का प्रतीक क्या है? बस इतना सा याद रख लो, भारत की आन बान का प्रतीक है। हिमालय भारत की आन बान का क्या है? प्रतीक है। बस इतनी सी बात यहाँ पर है। क्या किसका प्रतीक है? आन और बान। बस इसका क्या है? ये प्रतीक है। बस इतना सा आपको याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है इस क्वेश्चन में।
बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, समझ में नहीं आता ये अगर नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, तो इस गीत में धरती के सैनिकों और भारत भूमि में प्रेमी प्रेमिका का संबंध दिखाया गया है। धरती के सैनिकों और भारत भूमि के अंदर किसका संबंध है? प्रेमी प्रेमिका का संबंध दिखाया गया है, इसलिए दुल्हन कहा है। ठीक है, जिस प्रकार दूल्हे को दुल्हन सुंदर और प्रिय प्रतीत होती है, जिस प्रकार दुल्हन जो है दूल्हे को सुंदर प्रतीत होती है, उसका सौंदर्य उसको भा जाता है, वह उसकी रक्षा के लिए जान तक न्योछावर कर देता है, वो उसकी रक्षा के लिए जान तक न्योछावर कर देता है। उसी प्रकार भारतीय सैनिक भी जो है भारत भूमि को बहुत प्रेम करते हैं, वे उसके लिए अपनी जान को कुर्बान भी कर सकते हैं। इस समानता के कारण भारत की धरती को आज यहाँ पर क्या कहा गया है? दुल्हन कहा गया है। तो समझना यही है कि जिस प्रकार से एक दूल्हा होता है, उसे अपनी जो दुल्हन है वो सुंदर प्रतीत होती है, उसी प्रकार से एक सैनिक को अपनी भारत भूमि उसी तरह से सुंदर लगती है। और वो जिस प्रकार से एक दूल्हा अपनी दुल्हन को अपनी जान तक न्यौछावर कर देता है, उसी तरह से उसके प्राणों की रक्षा तक अंतिम समय तक करता है, उसी तरह से एक सैनिक यहाँ पर जो है इस भारत भूमि की भी अपने प्राणों के अंतिम समय तक भी इसकी रक्षा करने की सौगंध और प्रण हमेशा लेता है। ये यहाँ पर बताया गया है। अगला प्रश्न क्या कहता है? गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं? सिंपल, अपने मन से भी लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गीत भावना की सच्चाई, मार्मिकता, गेहता ऐसे गुण होते हैं जिसके कारण वो हमेशा याद हो जाते हैं। गीत सदा सदा के लिए याद रहता है। ये गीत भी बलिदान भावना की मार्मिकता से क्या है? ओत प्रोत हैं। इसमें लय और संगीत का भी अद्भुत मेल होता है, इसलिए वो याद रह जाते हैं। गीत भुलाए नहीं भूले जाते अगर उनमें भावना मार्मिकता भरी हुई होती है तो। बहुत बढ़िया बताया गया है। गीत भावना की, गीत के अंदर भावना क्या है? सच्चाई भरी हुई है, मार्मिकता भरी हुई है, गेयता भरी हुई है। अगर ऐसे गुण उस गीत में हैं तो क्या वो गीत याद नहीं होंगे? क्या वो गीत हमेशा याद नहीं रहेंगे? क्या ऐसे गीत भुलाए जाएंगे? कभी नहीं भुलाए जा सकते ऐसे गीतों को। बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है भाई, बहुत अच्छा लिखा है, मानना पड़ेगा। इस गीत के अंदर, इस गीत को एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, याद हो जाएगा ये गीत। मार्मिकता भरी हुई है, देश से लगाव का ऐसा गीत है वो। देखो आगे, कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ते रहने की बात कही है? किस काफिले को? कवि ने चीनी आक्रमण का मुकाबला करने वाले सैनिकों के काफिले को आगे बढ़ाने की बात की गई है। चीनी आक्रमण की बात अगर वो करता है तो उससे जो संघर्ष हमारे जो सैनिक कर रहे हैं, उस चीनी सैनिकों से, उस काफिले को हमेशा आगे बढ़ने की बात यहाँ पर की जा रही है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न क्या कहता है? इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? इस गीत में सर पर कफन बांधना भारतीय वीर सैनिकों की बलिदान की भावना को क्या करता है? हमें प्रतीत करता है, संकेत करता है। सर पर कफन बांध लो, अरे बलिदान होने के लिए तैयार हो जाओ, बस इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, तो सर पर कफन बांधना भारतीय वीर सैनिकों को बलिदान की भावना की ओर क्या करता है? हमें तैयार करता है। इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, संकेत करता है। वे मर मिटने की भावना से विदेशी आक्रमण का क्या है? मुकाबला करते हैं। चाहे कोई किसी का भी आक्रमण हो जाए, हमें अपने देश के लिए हमेशा तैयार रहना है, डट करके उसका मुकाबला करना है। सारी बातें यहाँ पर बताई जाती हैं। इस कविता का प्रतिपाद्य क्या है? जो कविता यहाँ पर लिखी गई है, इसमें क्या खास बात है, क्या मुख्य बातें यहाँ पर है? इस क्वेश्चन से हम यहाँ पर समझते हैं। इसका प्रतिपाद्य है भारतीय वीर सैनिकों में देश की सुरक्षा के लिए जोश भरना तथा देशवासियों के मन में देशभक्ति की भावना जगाना इस कविता का मुख्य प्रतिपाद्य है। ये जो लाइन है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है, यही सब कुछ बता देती है कि भारतीय सैनिकों में देश प्रेम की, देश सुरक्षा की भावना भरना ही इस कविता का प्रतिपाद्य माना जाता है। यानी कि देशवासियों में देशभक्ति की भावना भरना ही इस कविता का प्रतिपाद्य माना जाता है। देश के लिए बलिदान होने वाला सैनिक
देश के लिए बलिदान होने वाला सैनिक अपने साथियों को बताता है कि उसने तथा उसके काफिले ने अन्य सैनिकों से भीषण कष्ट और संकट सहन करके भी शत्रुओं के साथ मुकाबला किया है। अपने देश की रक्षा करिए, तुम्हें भी अपने देश की रक्षा करनी है, चाहे बलिदान क्यों ना हो जाए, चाहे लड़ते लड़ते तुम शहीद क्यों ना हो गए हो, मरते दम तक उन्हें संघर्ष करना है। वह अपने अन्य सैनिक साथियों से कहता है कि वे भी देश की धरती जो दुल्हन मानकर उस पर फिदा हो जाएं और इसकी सुरक्षा के लिए हमेशा खून की नदियां बहा दें। देश के लिए मरने का अवसर कभी कभी आता है, देश के लिए जीने का अवसर बार बार आएगा, मरने का अवसर कभी कभी आता है। अतः वे नए नए काफिले सजाकर शत्रु के साथ संघर्ष करें, उनके होते कोई भी शत्रु इस देश की सीमा को हाथ तक नहीं लगा पाए, ऐसा आप प्रवेश कभी नहीं कर पाए, ऐसा इसका ध्यान रखें। वे शत्रु रूपी रावण को संहार के लिए राम और लक्ष्मण की भांति उनसे संघर्ष करें। जिस तरह से राम और लक्ष्मण ने रावण से संघर्ष किया था, उसी तरह से तुम्हें भी क्या है, इस देश को बचाने के लिए, इस धरती को बचाने के लिए, इस भारत माता को बचाने के लिए राम और लक्ष्मण की तरह आपको भी संघर्ष करना है। तो इस तरह से ये जो कविता है हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ बताती है। और इस कविता के अंदर ये मान के चलिए अपने देश के लिए बहुत कुछ बोला गया है, भारत माता के लिए बहुत कुछ कहा गया है। कैफी आजमी ने इतनी जोश और उत्साह के साथ इस कविता को लिखा है। जो भी देशवासी इसको पढ़ता है, जो भी सैनिक इसको पढ़ता है, उसके अंदर देश के प्रति देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती है, जोश और उत्साह के साथ वो भर जाता है। इसलिए हमेशा ऐसी कविताओं को लोगों के सामने लाते रहना चाहिए, जिससे लोगों में देश प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना कभी कम नहीं हो। हमारा ये जो चैप्टर है ये यहीं पर फिनिश होता है, यहीं पर समाप्त होता है। पूरे चैप्टर में एक भी पॉइंट आपका नहीं छोड़ा गया है, चाहे वो मीनिंग हो, चाहे वो तुम्हारे पैराग्राफ व्याख्या हो, चाहे वो तुम्हारे यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो, कुछ भी यहाँ पर छोड़ा नहीं गया है। आप बार बार देखें, रिवाइज करें, पढ़ें, समझें, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।